हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड समाधान में। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ नैनीताल ज़िले पर भाग 4। क्योंकि इससे पहले मैं नैनीताल ज़िले पर 3 भाग दे चुका था, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाग थे। तो आज इसका नैनीताल ज़िले का अंतिम भाग है और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न छूटेंगे मैं उनको कम्युनिटी टैब बॉक्स में आपको दे दूँगा, उसको आप नोट करते हुए चलना। बाकी आज मैं बात करूँगा नैनीताल ज़िले के प्रमुख मंदिर, मेले व जितने भी यहाँ के चर्चित व्यक्ति हैं उनके बारे में बात करूँगा। वह साथ ही मैं बात करूँगा नैनीताल ज़िले के जितने भी प्रमुख हमारे वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं उनसे रिलेटेड बात करूँगा आज। ठीक है, तो क्या कहते हैं, क्योंकि आज अंतिम भाग है तो इसमें पूरा कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। शायद वीडियो लंबी होगी, लंबी क्या होगी, 20 से 25 जितनी भी होगी, तो बने रहें आप अंतिम तक साथ में। बाकी जो ये थंबनेल पर जो व्यू दिख रहा है ये हमारा खुरपा ताल का है, बता दूं आपको। इससे पहले मैंने एक यमुना नदी तंत्र पर एक वीडियो डाली थी, तो उसमें जो कम्युनिटी टैब में जो फल थे, फ्रूट था उसमें, वो हमारा घिंगारू था। घिंगारू दोस्तों जो कि हमारे हृदय रोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ना, क्योंकि हमारे परीक्षाओं में लिखा हुआ है और औषधि के रूप में उसका प्रयोग होता भी है, तो उसको भी देख लें आप लोग। तो दोस्तों आज चलते हैं नैनीताल ज़िले के भाग 4 की तरफ। भाग 4 में हमारा आज जो पहला हमारा स्थान है प्रमुख, वो है हमारा कैंची धाम। ये कुछ छूट गए थे। तो कैंची धाम पर दोस्तों मैंने एक इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, मैंने दी भी थी वीडियो। कैंची धाम गया था मैं, तो वीडियो बनाई थी मैंने। शिप्रा नदी के तट पर है और एनएच हमारे बात करें तो जो हमारा नया एनएच है, हमारा नेशनल हाईवे, तो 109 उसका नाम है और इससे पहले उसका नाम था 87। ठीक है, नेशनल हाईवे 87 था ओल्ड, और नया हमारा जो न्यू है वो 109 है। और जो मैंने कहा कि शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, तो शिप्रा नदी हमारे आगे जाके किसी में तो मिलेगी ना, तो कोसी में उसका संगम हो जाता है। जो खैरना नामक स्थान पर उसका संगम कोसी में होता है। उसके बाद जो इसकी स्थापना की थी कैंची धाम की, वो हमारे की थी संत श्री नीम करौली महाराज ने इसकी स्थापना की थी। जो जो स्थापना है दोस्तों, मतभेद तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो वहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ पर इनका जो प्रमुख मंदिर है वहाँ पर लिखा हुआ है 15 जून 1976 को इसकी स्थापना हुई थी मंदिर की। और जो कि तब से लेकर आज तक 15 जून को एक विशाल मेले के रूप में देखा जाता है। और शायद कई वर्षों के बाद मैं बात करूं, 76 के बाद आज 2020 चला, तो पहली बार ऐसा मौका होगा जब मेले का आयोजन नहीं हुआ है, वो भी हमारे कोरोना वायरस के कारण। ठीक है, तो कैंची धाम की बात हो रही है। इनका जो मूल नाम था हमारे नीम करौली महाराज का, वो था हमारा, इनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा इनका मूल नाम था, जो कि एक प्रमुख हमारे हनुमान भक्त थे। और इन्होंने काफ़ी जगहों पर, बहुत जगहों पर इन्होंने हनुमान मंदिर की स्थापना करी। अभी हाल ही में मैं काकड़ी घाट पर गया था, वहाँ भी इनके द्वारा स्थापित एक हनुमान मंदिर है। तो इससे साबित होता है कि काफ़ी बड़े हनुमान भक्त थे। और ये तो हनुमान भक्त थे ही, लेकिन इनके साथ में जो हमारे एप्पल के जो हमारे जो एप्पल के कर्ता धर्ता हैं उनकी बात करें या फेसबुक की बात करें, तो सभी लोग इनको अपना गुरु मानते हैं, हमारे नीम करौली महाराज को। उनका जो मूल नाम था वो लक्ष्मी नारायण शर्मा था। तो ये थे कुछ हमारे नीम करौली महाराज। बाकी कैंची धाम के बारे में ऐसा कुछ है भी नहीं। शिप्रा नदी बहती है, इसका नाम भंवाली घाट इसका अन्य नाम है इस नदी का, तो नोट करते हुए चलना। तो अब बात करते हैं काकड़ी घाट की। काकड़ी घाट दोस्तों अभी मैं गया था एक हफ्ते पहले, तो वो वीडियो देख लें आप लोग। स्वामी विवेकानंद की जो हमारी क्या कहते हैं उनको तपस्थली है, जो हम लोग ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो देख लें वीडियो कृपया करके। तो उत्तराखंड का बोध गया बोला जाता है उसको, कोसी नदी के तट पर है। और कोसी व सिरता या सुयाल नदी के हमारा यहाँ पर संगम होता है। सुयाल नदी वही जिस पर लाखोडिया स्थित है। और स्वामी विवेकानंद को यहाँ पर एक पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो वहाँ पर तो लिखा था कि वो एक रात तक उन्होंने, यहाँ पर एक रात उन्होंने
तपस्या की थी। लेकिन जो भी था मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनको ऐसा अनुभव हुआ था कि मैंने अपने कुछ जीवन के क्षणों को यहाँ पर देखा है, महसूस किया है। अपने अखंडानंद उनके शिष्य थे, उनसे कहा था, ये बात उन्होंने कही थी। बात है वो 1890 की, जब वो हालांकि इतने प्रसिद्ध नहीं थे। तो देख लें। उसके बाद यहीं पर हमारा करकटेश्वर महादेव उसका नाम है। इस मंदिर का जो नाम है ना हमारा, वह है करकटेश्वर महादेव। उसको काकड़ी घाट धाम भी कहते हैं उसको। और उसके बाद हमारा यहीं पर ही हमारा बात करें भारत के या उत्तराखंड का, सिलबट्टे का जो पिसा हुआ जो नून है, नून बोलते हैं नमक को, तो काकड़ी हाट का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो मैं गया था, तो मैंने वीडियो बनाई थी, देख लो आप लोग। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ऐसी वीडियो ज़रूर देखा करें, जिससे कि कुछ जानकारी मिलती है आप लोगों को। तो वो भी देख लें। एक दो काकड़ी घाट और कैंची धाम सब मैं गया हूँ, सब जगहों पर, तो वीडियो बनाई थी मैं, देख लें। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रह्मस्थली। ये है हमारे नैनीताल से 28 से 30 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर हमारा इसको बधाण देवता के नाम से जाना था दोस्तों। बधाण देवता दोस्तों वो चीज़ है जहाँ पर मतलब होता था ना कि बधाण का मतलब होता है, मान लो किसी के घर में ये गाय ब्याती है या भैंस भैंस ब्याती है, तो उसको बधान पूजना कहते हैं। उसे नामकरण मतलब उसके बच्चे का नामकरण करना, उसको बधान पूजना बोलते हैं। उसके बाद उसको दूध को मतलब शुद्ध माना जाता है। तब से लेकर उस दूध को हम मतलब अन्य समाज में वितरित करते हैं या मंदिर में चढ़ाते हैं। तो एक अच्छी पशुओं की कामना के लिए यहाँ पर हमेशा यहाँ पर लोग जाते हैं बधान देवता में। मैं गया था हाल ही में यहाँ भी। तो यहाँ पे कुछ लेक था, आपको दिखाता हूँ मैं, एक मिनट। ये है दोस्तों, फ़ोटो तो मेरे पास है उसके, फ़ोटो दिखाता हूँ आपको। काफ़ी हाइट पे है, काफ़ी। क्या मैं पहली बार अपनी आज तक की जो मेरी एज है, पहली बार मैं इतनी ऊंचाई पर चढ़ा हूँ। तो लिखा है कि नैनीताल से लगभग 28 किलोमीटर की दूर, ठीक है दिखाता हूँ। नैनीताल से लगभग 28 किलोमीटर दूर किलवरी, ठीक है, कुंज खरक मार्ग में स्थित ब्रह्म स्थली में बधार देवता का मंदिर लगभग 3260 मीटर। दोस्तों 3260 मीटर बहुत ऊंचा होता है। तो पहली बार मैं इतनी ऊंचाई पर गया था। ठीक है, 3260 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है यह स्थान कोटाबाग, ठीक है, कोटाबाग विकास खंडी के अंतर्गत आता है। और पौराणिक मान्यता के अनुसार जिस प्रकार पुलत्स्य व मार्कंडेय ऋषियों ने अपनी साधना के लिए कैलाश धाम और मार्कंडेय धाम को चुना था, उसी प्रकार हमारा गर्ग ऋषि ने, मतलब किसका मंदिर, गर्ग ऋषि ने यहाँ पर गर्ग ऋषि ने बधान स्थली या ब्रह्मस्थली की स्थापना की, जिसे अब ब्रह्मस्थली के नाम से जाना जाता है। मुख्य मार्ग से 3 किलोमीटर पैदल विनायक से चलकर यहाँ पहुँचा जाता है। दोस्तों इतनी चढ़ाई है कि जो हमारे साथ जो थोड़े हमारे एजेड भाई लोग थे, तो उनको चलने में परेशानी हो गई थी यहाँ, क्योंकि काफ़ी चढ़ाई में एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो मतलब 3 किलोमीटर का ये मान लो कि 3 किलोमीटर नॉर्मली आदमी, मैं कह रहा हूँ 10 या 15 मिनट तो नहीं कहूँगा, चलो आधा घंटा मान लो। लेकिन इस चढ़ाई को चढ़ने में 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। और यहाँ क्या होता है कि हमेशा बुद्ध पूर्णिमा के दिन स्थानीय मेला लगता है, ठीक है। और बहुत दूर दूर से कम मैं कह रहा हूँ, अगर ये इतना दूर है ना, मैंने खुद ट्रैवलिंग किया था, तो मतलब पैदल गया था मैं। तो ये मान लीजिए मेरा जो घर से लेकर आना जाना था यहाँ का, टोटल 53 किलोमीटर बैठा था मैंने। पीछे में टाइमर लगाया था, 53 किलोमीटर पूरा, लगभग पूरा था 53 किलोमीटर। तो इतना चला था, सोच लो कितना दूर है। और 53 किलोमीटर नहीं, लगभग 100 150 किलोमीटर दूर आते हैं लोग। सुबह से चलते हैं 4 बजे से, फिर वही वहाँ पर 2-3 बजे पहुँचते हैं, फिर नाइट में वहीं रुकते हैं, फिर अगले दिन अपने घर को प्रस्थान करते हैं। ऐसा होता है यहाँ पर जिस दिन मेला लगता है। और इस क्षेत्र के आसपास के ग्रामीणों में मानता है कि बधार देवता की पूजा अर्चना करने से उनके घरों में गोधन की समृद्धि व संपत्ति का लाभ प्राप्त होता है। तो गोधन मतलब गाय होता है, ठीक है। और तथा घरों में दूध दही की कोई कमी नहीं होती। मैंने कहा ना कि मतलब इसीलिए इसको पूजा जाता है। मंदिर परिसर में मौजूदा प्राचीन मूर्तियाँ पुरातत्व विभाग द्वारा 13वीं से 15वीं सदी के आसपास की बताई गई। यहाँ पर मूर्तियाँ भी हैं काफ़ी प्राचीन। और इन प्राचीन मूर्तियों में चतुर्भुज गणेश ललितासन में बैठे विष्णु आदि, और जबकि अनेक मूर्तियाँ भी यहाँ पर स्थापित की गई है। मंदिर की जो चोटी में प्राचीन शिवालय के भग्नावशेष भी मौजूद हैं। तो काफ़ी चढ़ाई पर दिखाता हूँ, एक आध फोटो मेरे पे है तो कोई। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, फ़ोटो मेरे पे है नहीं, अभी मोबाइल में सेव नहीं है। तो ये थे कुछ बधान स्थली के बारे में।
उसके बाद दोस्तों अब मैं बात करूँगा जैसे कि कुछ नैनीताल के प्रमुख चीज़ें हैं, ठीक है, फटाफट बोलूँगा तो ना बहुत लंबी वीडियो जाएगी। जब नैनीताल की बात करें तो जो नैनीताल का जो आकार है वो नाशपाती की तरह इसका आकार है इसका। और जो उसकी खोज की थी नैनीताल की, सबको बच्चे बच्चे को पता है आजकल की, पी बैरन द्वारा 1841 में इसकी खोज की गई थी। और पी बैरन यहाँ न आते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा कर रहा था, और बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा करने वाला प्रथम पैदल यात्री भी था हमारा, ठीक है, पी बैरन। और उसी ने पिलग्रीम नाम से लेख लिखा है, तो उसी में इसने ऐसा वर्णन दिया है, ठीक है। और इसी के ताल के बगल में नैना देवी मंदिर है हमारा, मल्ली ताल के पास। और जिस मंदिर की स्थापना हमारे मोतीलाल शाह द्वारा की गई थी, लेकिन हुआ क्या था कि भूस्खलन आ गया था 1880 में। तो उसी भूस्खलन के कारण क्या होता है, ये मंदिर टूट गया था। तो लगभग इसका जो फ्लैट ग्राउंड है वहाँ का तो सब धंस गया था। तो दोबारा से उसका निर्माण हुआ और फिर 2 साल लगे उसको निर्माण करने में। तो 1882 में उसका फिर निर्माण हुआ। और फिर नैना देवी जो महोत्सव की शुरुआत हुई थी, फिर वो 1903 में हुई थी, मोतीलाल शाह द्वारा की गई थी इसकी स्थापना भी। तो कुछ ऐसी महोत्सव मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, फटाफट नोट करते हुए चलें। उसके बाद नैनीताल की सबसे जो ऊंची चोटी नैना पीक है हमारी, जिसको चाइना पीक के नाम से जाना जाता है। और जिसकी जो ऊंचाई हमारी 2611 मीटर, सॉरी किलोमीटर का मीटर, ठीक, खाली मीटर है, खाली मीटर की ऊंचाई पर है। और सोच लो जो इतना ऊंचा तो ये है, और इससे भी ऊंचा हमारा ब्रह्मस्थली है, ठीक है, जो मैं दिखाता अभी। और यहाँ से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखाई देता है। और इस चोटी को बराए वर्ड आइस व्यू ऑफ नैनीताल भी कहते हैं इसको, चाइना पीक को। और जो पाषाण देवी मंदिर हमारे नैनीताल झील के पास में स्थित है, ये कुछ महत्वपूर्ण है। उसके बाद जैसे बात करें कि नैनीताल की जो 7 पहाड़ियाँ हमारी कौन सी, टिपिन टॉप, जिसको डोरथी सीट के नाम से जाना जाता है, चाइना पीक, आयरपात, देवपात, हंडीगढ़ी, स्नो व्यू, आलम सरिया। और जैसे कि इसके कुछ अन्य भी हैं, जैसे शेर का डांडा, कैमल्स बैंक, ये हमारे कुछ प्रमुख हैं यहाँ के स्थान। उसके बाद जैसे कि बात करें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट का जो निर्माण किया था वो किसने किया, तो सर एंटोनी मैकडॉनल्ड ने किया था। और किस शैली पर हमारा हाईकोर्ट बना हुआ है, तो बर्मिंघम शैली पर हमारा हाईकोर्ट बना हुआ है। और जिसको हमारे बात करें कि उत्तराखंड के जो हाईकोर्ट बना था हमारा उस टाइम पर 20वें नंबर का था जब हाईकोर्ट बना था। तो 9 नवंबर 2000 को हमारे हाईकोर्ट बना था हमारा जो उत्तराखंड की बात करें तो उसके संदर्भ में। उसका है कि राजभवन है हमारा यहीं पर एक। राजभवन का जो शिलान्यास हुआ था हमारा वो 27 अप्रैल 1897 में हुआ था। और जो पूर्ण हुआ था मार्च 1900 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। और शैली की बात करें तो ये एक यूरोपियन शैली में है। और इसके वास्तुकार जो थे हमारे, तो मिस्टर स्टीवेंस थे। और जो निर्माण करता थे हमारे, वो भी कौन थे हमारे, सर एंटोनी मैकडोनाल्ड ही थे, ठीक है। उसके बाद कुछ और चीज़ें जैसे कि वेधशाला हमारा यहाँ पर, उस जो वेधशाला का नाम है हमारा वो है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान। इसको एरीज के नाम से शॉर्ट फॉर्म इसका एरीज है, और हमारा नैनीताल में स्थित है। और इसके साथ साथ क्या है दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी, शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी वाराणसी से। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, 20 अप्रैल 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ से जो होता है हमारे खगोलिक पिंडों का अध्ययन किया जाता है यहाँ से ना। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसको फिर 1 साल बाद इसको स्थानांतरित कर दिया गया था हमारा शेर का डांडा नामक पहाड़ी में, ठीक है, 1955 के दौरान ही। फिर उसके बाद शेर का डांडा पहाड़ी से इसको फिर मनोरा पहाड़ी पर स्थानांतरित किया गया इसके 6 साल बाद 1961 में। तो अगर पूछता है ना कि जो वेधशाला है, जो एरीज है, जब भी किस पहाड़ी पर स्थित है, तो मनोरा पहाड़ी पर स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखना बेशक, ठीक है। उसका भी इससे हमारा नक्षत्र वेधशाला भी कहा जाता है इसको, ठीक है। देखिए कुछ 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। स्थापना 1954, नैनीताल स्थानांतरित शेर का डांडा पर 1955, शेर का डांडा से स्थानांतरित हमारा मनोरा पहाड़ी पर 1961। उसके बाद इसे नक्षत्र वेधशाला भी कहा जाता है, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद क्या था कि एशिया की जो सबसे बड़ा हमारा ऑप्टिकल दूरबीन का उद्घाटन हुआ था हमारा 30 मार्च 2016 को हुआ था, जो कि मोदी जी ने उस समय पर एक रिमोट के माध्यम से किया था। और बेल्जियम की सहायता से यह कार्य सफल हुआ था, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। उसके बाद अगला भाग है हमारा कि जैसे कुछ यहाँ पर चर्च है हमारे, 3 चर्च हैं फेमस। जैसे कि इस बात करें सेंट जॉन चर्च, जिसकी स्थापना जो हुई थी हमारे 2 अप्रैल 1848 में हुई थी। उसके बाद मेथोडिस्ट चर्च है, जिसकी स्थापना हमारी हुई थी, क्या कहते हैं,
1858 में नींव रखी गई थी, लेकिन वो 1860 में तैयार हुआ था। और इसके मेथोडिस्ट चर्च के अन्य नाम हमारे कौन सा, कैथोलिक चर्च और लेक चर्च इसके अन्य नाम है। उसके बाद एक और चर्च हमारा यहाँ पर है निकोलस चर्च, जिसकी जो नींव रखी गई थी हमारी वो रखी गई थी 1890 में, और 1896 में बनके तैयार हुआ था, वो काफ़ी समय लगा था। और जिसकी जो स्थापना की थी हमारी वो थे हमारे एल्फ्रेड विलियर्ड, इसके क्या थे, हमारे संस्थापक थे हमारे। ठीक है, और अब कुछ महत्वपूर्ण हमारे वन लाइनर की जैसे बात करें, जैसे कि नैनीताल के मल्लीताल में मस्जिद का निर्माण कब हुआ था, तो 1865 में हुआ था। नैनीताल में ऑटम मेले की शुरुआत कब हुई थी, तो 1900 में हुई थी। नैनीताल में यॉट क्लब की स्थापना कब हुई थी, तो 1910 में हुई थी। नैनीताल बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1922 में हुई थी। इसके बाद बहुत सारी ब्रांचेज हैं। और नैनीताल छावनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1841 में हुई थी। जिस समय नैनीताल की खोज हुई थी तो उस समय क्या कहता है, इसकी छावनी की भी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, फिर उसका एक और महत्वपूर्ण है कि आज जो हमारा प्रसिद्ध बात करूँ कुमाऊँ विश्वविद्यालय, आज जो देन थी नारायण दत्त तिवारी जी की देन थी ये भी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, नींव रखी थी 30 मार्च 1973 को रखी गई थी इसकी नींव भी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद जैसे कि बात करें गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और फिर हुआ क्या था ना, स्थापना 1984 में तो हो गई थी, लेकिन इसको जो हमारे बात करें आम जनता बोले या बोलो पर्यटन के लिए बोलो, तो कब खोला गया था, 1995 में इसको खोला गया था। ठीक है, उसका था कि अंग्रेज़ों ने लीसा कारखाने की स्थापना सबसे पहले कहाँ की थी, तो ये भी हमारे भवाली में की थी। भवाली नैनीताल के अंदर ही आता है। ये कुछ छूटे हुए क्वेश्चन थे वन लाइनर जो कि बार बार आते हैं। अगर बात करें उसके बाद उन्होंने यहाँ से इसको स्थानांतरित कर दिया था, लेकिन जो शुरू में स्थापना हुई थी कारखाने की तो हमारे भवाली में हुई थी। और बात करें कि लीसा कारखाना क्यों बनेगा भाई, जब उसमें लीसा आएगा ना, तो लीसा टिपान भी शुरू हुआ था हमारे 1890 में। ठीक है, इसको देख लें आप लोग, अजय राउत ने लिखा था 1890 में लीसा टिपान का सबसे पहले शुरुआत हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे भी। उसके बाद बात करें डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल का है, तो सितारगंज में है हमारी। उसका पहाड़ नामक संस्था, ठीक है, जो शेखर पाठक द्वारा हमारे यहाँ पर आयोजित मतलब इसकी स्थापना की गई थी, वो भी नैनीताल में हमारी। और दोस्तों अगर किसी को याद है तो बता सकते हैं कि शेखर पाठक द्वारा कौन सी यात्रा आयोजित की जाती है, और वह यात्रा जो होती है वो किस संस्था, मतलब संस्था नहीं, पहाड़ संस्था द्वारा कौन से यात्रा का आयोजन किया जाता है। अगर कोई हैं ऐसे भाई बंधु जो पढ़ाई में जुटे हैं तो वो लोग ज़रूर आंसर दें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उमंग नामक कला संस्था की स्थापना नैनीताल में हुई थी। उसके बाद है कि नैनीताल में सेवा राम सभा की स्थापना 1918 में हुई थी। उसके बाद है जैसे कि बात करें कि लोक चेतना मंच स्वयं सेवी संस्था की स्थापना रानीबाग में हुई थी। उसके बाद पहाड़ नामक वार्षिक पत्रिका और उत्तरा नामक त्रैमासिक पत्रिकाएं कहाँ से निकलती हैं, ये दोनों नैनीताल से निकलती हैं, प्रॉपर नैनीताल से, पहाड़ और उत्तरा नामक ये पत्रिकाएं। उसके बाद उत्तर उजाला हमारे हल्द्वानी से निकलती है पत्रिका, यही हमारी। उसके बाद हमारे कुछ छोटी छोटी जो पत्रिकाएं और नागरिक पत्रिका और उत्तराखंड मसाल नामक पत्रिका हमारी रामनगर से निकलती हैं। उसके बाद हमारा कुछ जैसे कि बात करें कि नंदौर वन्यजीव, इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। यह हमारे नैनीताल और यूएस नगर और थोड़ा सा हमारा हिस्सा चंपावत का इसमें आता है। नंदौर नदी जो नदी है यह नानामत्ता में जाके समाहित हो जाती है। और कुछ मैंने नानामत्ता वीडियो बना के दे चुका हूँ आप लोगों को, तो देख लें। उसके बाद जैसे कि बात करें पवलगढ़ संरक्षण आरक्षित 2012 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि बर्ड वाचिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और उसके बाद नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद एक और है कि पाल नौकायन हेतु प्रसिद्ध झील कौन सी, नैनीताल हमारी पाल नौकायन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करेंगे अगला भाग एक और है, जैसे कि कुछ छोटी सी चीज़ें ना, मतलब जो एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्वार्ट्ज मिट्टी और ज्वालामुखी मिट्टी कहाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है मिट्टी। इसके बाद कुछ चीज़ें और महत्वपूर्ण, जैसे कि कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो 1939 में
काठगोदाम में इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसके जो कार्यालय हमारे एक रामनगर में, एक हमारा टनकपुर में है, क्योंकि ये बात कुमाऊं मोटर की होती है ना, क्योंकि कुमाऊं हमारा रामनगर के हिस्सा, और कौन सा उधर से हमारा टनकपुर का, पूरब से टनकपुर और पश्चिम से हमारा कौन सा, रामनगर। ठीक है, प्रमुख हैं। उसके बाद हमारा आता है कि एक गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी की स्थापना 1958 में हुई थी। ये हमारे रामनगर में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना, वो मुख्यालय कहाँ है हमारा, तो मुख्यालय हमारे नैनीताल में ही है। ठीक है, नैनीताल में है। और इसकी स्थापना हुई थी 21 मार्च 1976 को स्थापना हुई थी। ये पेपर में आ भी चुका है, लेकिन मुझे लग रहा है वहाँ पर आंसर 1966 दिया था, तो चेक कर लें एक बार आप लोग। ये तो मैंने बलौदी वाली बुक से लिया है क्वेश्चन। उसके बाद कुमाऊं मंडल की स्थापना हमारी जो हुई थी 1854 में हुई थी, जो है ना कुमाऊं मंडल था ना हमारा बना था। उसके बाद कुछ प्रमुख हमारे मंदिर हैं, जैसे कि बात करूँ, गरजा मंदिर कोसी के तट पर है। सीतावनी मंदिर जहाँ पर हमारा कोटा पहाड़ नामक मेला लगता है, जो कि दापका नदी के तट पर है हमारा। मार्कंडेय ऋषि आश्रम हमारा, हैड़ा खान आश्रम जो कि गोला नदी के तट पर है। जिया रानी आश्रम, जिया रानी मंदिर या चित्रशिला घाट मंदिर हमारा, जो कि गोला नदी के तट पर ही है। उमा पीताम्बर महादेव हमारा हल्द्वानी के पास में है। उसके बाद रौखड़िया बाबा हमारा कालाढूंगी के पास में है। कारकटेश्वर कारकटक जो मंदिर हमारा, ये हमारा भीमताल में है। कैंची धाम सिप्रा नदी के तट पर है हमारा। घोड़ाखाल हमारा यहीं पर हमारा सैनिक स्कूल भी है। ये भी गोलू मंदिर है, गोलू देवता का मंदिर है, और घंटे वाला मंदिर के नाम से चर्चित है, प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद गर्गेश्वर देवालय हमारा, ये भी हमारे नैनीताल के, ये हल्द्वानी के पास में ही है। उसका पायलट बाबा आश्रम हमारा, ये बात करें ना कि एक तो जैसे कि हम मान लो हम हल्द्वानी से रानीखेत जा रहे हैं ना, एक तो हम भीमताल होते जाते हैं, वो भवाली मिलता है, और एक हमारा जोलीकोट के रास्ते, जो कि यहाँ से नैनीताल की रोड जाती है ना, तो जोलीकोट जिसको हमारा बोलते हैं नैनीताल का प्रवेश द्वार, तो उसी के पास में आगे हमारा पायलट बाबा मंदिर है, पायलट बाबा आश्रम हमारा, बहुत बड़ी हनुमान की यहाँ पर मूर्ति है, तो वही हमारा पायलट बाबा मंदिर है हमारा। उसका चीनी बाबा मंदिर हमारा यहीं पर ही है। काकड़ी घाट हमारा, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद का जो करकेश्वर मैंने मंदिर कहा था ना, कारकेटेश्वर मंदिर, ठीक है, वो हमारा काकड़ी घाट के पास ही है। उसके बाद शीतला माता मंदिर हमारा ये हल्द्वानी के पास, हम बोले तो काठगोदाम में है। काली चौड़ मंदिर हमारा यहीं पर ही है, मतलब हल्द्वानी के पास ही। और नैना देवी मंदिर हमारा कहाँ, हमारा ये हमारा नैनीताल में है। ये कुछ प्रमुख मंदिर थे। प्रमुख की बात करूँ तो बताया, गर्जिया मंदिर, सीतावनी मंदिर, और हैड़ा खान आश्रम, जिया रानी, और रौखड़िया बाबा, कारकटक मंदिर, और कैंची धाम, घोड़ाखाल, और पायलट बाबा, ये हमारे बहुत, नैना देवी, ये बहुत महत्वपूर्ण, हमारे इनको याद कर ही लेना। उसके बाद कुछ प्रमुख मेले हैं, जैसे कि बसंत पंचमी मेला हमारे प्रतिवर्ष रामनगर में लगता है, बहुत चर्चित मेला है। नैना देवी महोत्सव हमारा नैनीताल में लगता है। ठीक है, कैंची धाम मेला, तो क्या बात करें इस मेले की, तो इतनी भीड़, मतलब पूरा उस दिन पूरा रूट डाइवर्ट करना पड़ता है सरकार को, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी मान्यता है इसलिए भीड़ है। हरियाली मेला जो कि हरियाला के समय भीमताल के पास में लगता है। चित्रशिला मेला ये हमारा रानी बाग में लगता है। कोटा पहाड़ मेला हमारा ये हमारा सीतावनी में लगता है हमारा। ठीक है, और जैसे कि बात करें कुछ प्रमुख व्यक्ति की बात करें, मैंने कहा ना कुछ व्यक्ति की बात करूँगा मैं। प्रमुख व्यक्ति हमारे बात करूँगा पहले खुशीराम आर्य की, जिनका जो जन्म हुआ था हमारा 13 दिसंबर 1986 को जन्म हुआ था। बात करें जन्म कहाँ पर हुआ, तो दौलिया नामक स्थान हमारा हल्दू चौड़ के पास। हल्दू चौड़ हमारा हल्द्वानी से शायद 15-20 किलोमीटर के आसपास होगा, तो नैनीताल जिले के अंदर ही आता है। और इनका जो निधन हुआ था हमारा 5 मई 1971 को हुआ था। अब खुशीराम आर्य का नाम आता क्यों है भाई, महत्वपूर्ण है ना कि नाम क्यों आता है। इनका जो प्रमुख योगदान था दोस्तों, ये था कि शिल्पकार सुधारनी सभा का गठन करने में इनका महत्वपूर्ण सहयोग, या मान सकते हैं कि इन्होंने स्थापना गठन किया था। और दलितों को शिल्पकार जो नाम आज दिया जाता है, उसमें जो अग्रणी जो हमारी भूमिका थी हमारी, वो हमारे खुशीराम आर्य की ही थी। ठीक है, जो मतलब 2 क्वेश्चन है कि शिल्पकार सुधारनी सभा का जो गठन व दलितों को शिल्पकार नाम देने में कौन से व्यक्ति अग्रणी रहे थे, परीक्षा वाणी में साफ साफ लिखा हुआ है, वहीं से मेरे नोट्स हैं। ठीक है, तो खुशीराम आर्य जी हमारे वो व्यक्ति थे। उसके बाद बात करें नारायण दत्त तिवारी की, तो तिवारी जी के बारे में तो कुछ कहना क्या ही है, क्योंकि इनको बात करो तो उपनाम इनका उत्तराखंड का विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। बात करूँ कुमाऊं यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, या बात करूँ मैं हमारे कुछ प्रमुख संस्थान,
या मैं बात करूं जैसे कि बांध हमारे उत्तराखंड में जो प्रस्तावित जो हमारे बांध हैं, सब हमारे तिवारी जी की देन है, इसलिए इनको उत्तराखंड का विकासपुर नाम से जाना जाता है। लेकिन वही है ना, जो भगवान को क्या कहते हैं मंजूर होगा होता वही है। एक समय पर क्या थे, आज इनकी मृत्यु के बाद भी इनका एकमात्र जो इनका पुत्र था उनकी भी मृत्यु हो गई है ना। ये तो चलो सब प्रकृति के नियम है, होते रहता है। लेकिन मतलब एक टाइम पर ये मान लीजिए जिनको उत्तराखंड में भगवान के रूप में पूजा जा रहा था, आज वो कहाँ हैं ना। तो सब समय का खेल है। लेकिन जो भी है, इनका जो जन्म हुआ था हमारा 18 अक्टूबर 1924 को जन्म हुआ था। लेकिन संयोगवश इनका जो मृत्यु हुई थी हमारे, वो हुई थी 18 अक्टूबर की मृत्यु हुई थी। सुबह ना जन्मदिन उन्होंने मनाया था और शाम तक इनकी शायद इनकी डेथ हुई थी। उसके बाद मृत्यु हुई कभी 2018 में इनकी मृत्यु हुई थी। याद हमें वो पल भी, जिस दिन हमारे उत्तराखंड के प्रमुख जो विकास पुरुष थे इनका निधन हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था हमारे बलूटी गांव हल्द्वानी में हुआ था जन्म इनका। और इनके पिता का नाम था हमारा पूर्णानंद तिवारी, इनका जो पिता का नाम था। उसका दोस्तों महत्वपूर्ण है ना, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो रहे ही रहे, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। ये बहुत बड़ी बात है। जब वो उत्तराखंड यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री बने 1976 में, तो उस समय वो काशीपुर से चुनाव लड़े थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, बात करें तो निर्वाचित, एक तो मनोनीत होता है, एक था निर्वाचित प्रथम मुख्यमंत्री थे हमारे ND तिवारी जी। और जब उन्हें 2 मार्च 2002 को ये आए थे अपने पद पर, और रामनगर से इन्हें चुनाव लड़ा था विधानसभा का। तो तब से लेकर प्रसिद्ध थे और ज़्यादा लोगों में इनके प्रति विश्वास बढ़ गया था। उसके बाद इनको इनके जो निधन के तक क्या, उससे पहले तो इनको कुछ समय के लिए आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया इनको। तो पूछ सकते हैं कि नयनादत्त तिवारी किस राज्य के हमारे राज्यपाल रहे, तो आंध्र प्रदेश के रहे, ठीक है। तो बहुत कुछ महत्वपूर्ण है। बाकी देख लें यूट्यूब चैनल या देवभूमि करियर पॉइंट है, वहाँ पर इनके बारे में बताया गया था बढ़िया करके, तो वहाँ से भी आप लोग देख लें। उसके बाद हमारे बात करें कि DD शर्मा की, प्रोफेसर DD शर्मा, जिनके द्वारा ज्ञानकोश नामक पुस्तक लिखी गई है, जो कि उत्तराखंड की सबसे बेहतरीन पुस्तक मेरी नज़रों में अजय राउत के बाद। और लेकिन जानकारी के हिसाब से या ज्ञान अर्जित करने के लिए सबसे उत्तराखंड की सबसे प्रसिद्ध बुक है DD शर्मा की। इनका जन्म 1924 में हुआ था। आज भी सहयोग दे रहे हैं हमारे जंगलिया गांव में इनका जन्म हुआ था। तो इनके बारे में बहुत कुछ है बताने के लिए, कुछ पुस्तकें थी इनकी, तो कम्युनिटी बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि वो कुछ पुस्तकें मेरे को मिल नहीं पाई। तो हालांकि ज्ञानकोश तो इनकी पुस्तक है ही। उसके बाद एक और है हमारे, बात करें कि लाला बाबूराम, इनको दानवीर के नाम से इनको जाना जाता है। दानवीर इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी इन्होंने जितना भी कमाया था, इन्होंने सारा का सारा पैसा हमारे शिक्षा के प्रति ने ग्रहण नहीं बोलेंगे, उसको अर्पित कर दिया था इन्होंने। किसने? लाला बाबूराम दानवीर जी ने। इनके बात करें कि इनके पिता के नाम पर हमारा हल्द्वानी का जो हमारा MPPG कॉलेज है, हल्द्वानी में मोती राम बाबूराम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हमारा MPPG इनके पिताजी के नाम पर ही हमारा आज स्थापित है। उसके बाद हमारे एक और प्रमुख व्यक्ति हमारे निर्मल पांडे, हमारे यहीं से ही हैं, जो अभिनय से संबंधित है। 1962 में जन्म हुआ था, 2010 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। काफ़ी इनकी जैसे कि कुछ चर्चित बात करूँ, कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में काम किया था।